हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीबी मेडिकल क्लासेस। आज का टॉपिक है करंट ट्रेंड्स इन मिडवाइफरी एंड ओबीजी नर्सिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत एग्जाम में आता भी है। इसके अंदर है रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न केयर RMNC। इसका मतलब है, मैं एक्सप्लेन पहले इंग्लिश में कर लेती हूँ फिर हिंदी में करूँगी। तो इट रिफर्स टू एन पर्सन सेंटर राइट बेस्ड अप्रोच टू प्रोवाइड केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड द postnatal period that uphold the dignity, privacy and right of women, newborns and families. It's a vital component of quality health care. रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न केयर के अंदर आता है कि जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मदर को केयर प्रोवाइड करनी है, चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग प्रोवाइड करनी है और पोस्टनेटल में उनकी डिग्निटी, प्राइवेसी और जो भी वुमेन राइट्स हैं वो सब उनको प्रोवाइड करने हैं और न्यूबॉर्न केयर करना है और जो फैमिली सपोर्ट है वो भी वुमेन को प्रोवाइड होना चाहिए। और ये जितने भी ये पर्सन सेंटर केयर है, राइट बेस्ड अप्रोच प्रोवाइडिंग केयर, ये सारे एक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के कंपोनेंट्स दिया है। अब बेनिफिट क्या क्या है RMNC के? तो फर्स्ट है इम्प्रूव मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ आउटकम। इससे जो मदर और बच्चे की हेल्थ आउटकम है, हेल्थ क्या होगी, इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट, हायर रेट ऑफ फैसिलिटी बेस्ड डिलीवरीज। इसमें डिलीवरी होंगी बट उसमें जितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड है वो क्वालिटेटिव फैसिलिटी वुमेन को प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेटर सेटिस्फैक्शन एंड ट्रस्ट इन हेल्थ सिस्टम। इसमें क्या होगा कि जो हेल्थ सिस्टम है उसमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्योंकि क्वालिटी केयर प्रोवाइड होगी। और रिडक्शन इन पोस्ट पार्टम डिप्रेशन एंड ट्रॉमा। अगर प्रॉपर केयर मिल रही है, सपोर्टिव केयर मिल रही है तो जो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन है या ट्रॉमा वुमेन को हो रहा है वो भी कम रेंज में होगा या होगा ही नहीं वुमेन को, क्योंकि स्टाफ जो हैं और फैमिलीज हैं उनको हम काउंसलिंग करते हैं कि वुमेन के साथ टाइम स्पेंड करें। नेक्स्ट, मिडवाइफरी लेट केयर यूनिट, ये इसी का सब टॉपिक है। MLCUs प्रोवाइड प्री नेटल, इंट्रापार्टम एंड पोस्टनेटल या पोस्टपार्टम केयर इंक्लूडिंग फिजिकल एग्जाम्स, fetal monitoring and partograph use। इसके अंदर मिडवाइफरी लेट केयर यूनिट्स हैं, तो इसके अंदर एक तो जो वुमेन प्री नेटल स्टेज पे है, इंट्रापार्टम पे है, जिनकी डिलीवरी होने वाली है या जो इसकी डिलीवरी हो गई है, पोस्टपार्टम केयर, उसमें सब इंक्लूड होता है कि वुमेन का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और एंटीनेटल पीरियड में फीटल मॉनिटरिंग रेगुलर बेसिस पे करेंगे एंड पार्टोग्राम का यूज़। पार्टोग्राफ का यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है, वो हर मिडवाइफ को आना चाहिए कि हम कैसे फिल करते हैं पार्टोग्राफ। मैं आगे की क्लासेस में आपको पार्टोग्राफ कैसे फिल करते हैं वो भी बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट है कंडक्ट नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरीज इंक्लूडिंग ब्रीच बर्थ एंड असिस्टेड इंटरवेंशन, फॉरसेप वैक्यूम एंड मैनेज लेसिरेशन एपिजियोटमी। इसी के अंदर आते हैं नॉर्मल डिलीवरीज को प्रेफर करना है और ब्रीच मीन्स की ब्रीच असिस्टेड डिलीवरीज भी होती हैं, उसमें बहुत सारी पोजीशंस होते हैं कि जिससे कि हम ब्रीच डिलीवरी भी कर सकते हैं। एंड असिस्टेड इंटरवेंशन, जैसे कि अगर कभी कभी वैक्यूम या फॉरसेप की भी नीड है बेबी डिलीवर करने में तो वो भी असिस्टेड इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग मिडवाइफरी लेट क्लिनिक केयर पे यूज़ कर सकते हैं। और जो भी लेसिरेशन है, एपिजियोटमी है, एपिजियोटमी आप को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। एपिजियोटमी एक पेरिनियल पे हम पेरिनियम पे हम एक कट करते हैं जिससे कि वेजाइनल ओपनिंग
हो जाए और जो बेबी है या पेरिनियल टेयर है उसको रिड्यूस करने के लिए करते हैं। इनिशिएट इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर, रिससिटेशन, थर्मोरेगुलेशन, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट एंड न्यूनेटल असेसमेंट। इसके अंदर आता है कि इमीडिएट बच्चे को प्रोवाइड करनी है न्यूनेटल केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कभी रिससिटेशन की नीड है, बेबी का अबगार स्कोर कम है और उसकी पल्स रेस्पिरेशन नहीं हो पा रही है, तो सीधे इमीडिएट रेस्पिरेशन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, सीपीआर। तो वो भी इमीडिएट केयर के अंदर आता है। एंड थर्मो रेगुलेशन, बच्चे को देखना है कि बच्चा हाइपोथर्मिया में ना चले जाए, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है रूम का भी। एंड ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करना है वुमन को, विद इन हाफ और 1 आवर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रिफर करना है बच्चे को। एंड न्यूनेटल असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूनेटल असेसमेंट भी मिडवाइफरी लीड केयर के यूनिट के अंदर आता है। और क्या क्या है मिडवाइफरी केयर यूनिट्स में, तो इसमें लाइफ सेविंग मेडिकेशंस भी होती हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन है, मैग्नीशियम सल्फेट है, मीसोप्रोस्टोल है, और परफॉर्म आईवी इन्फ्यूजन एंड माइनर प्रोसीजर जैसे कि एमवीए फॉर अर्ली प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। एमवीए का फुल फॉर्म है मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। ये बहुत ही सेफ और इफेक्टिव प्रोसीजर होता है अर्ली प्रेगनेंसी लॉस में और मिसकैरेज में, जिससे कि जो रिटेन प्रेगनेंसी टिश्यू है मिसकैरेज या फिर कोई चाइल्ड बर्थ के, उसको रिमूव कर सकें। नेक्स्ट आता है ट्राइज इमरजेंसी, स्टेबलाइज हाई रिस्क केसेस एंड रिफर टू स्पेशलाइज्ड केयर एज नीडेड। ट्राइज इमरजेंसी भी अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ पेशेंट उसको कैटेगराइज करना है, और हाई रिस्क केसेस को भी देखना है। और अगर स्पेशलिस्ट केयर होती है तो रिफरल सर्विसेज इमीडिएटली प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। नेक्स्ट, इंश्योर इन्फेक्शन कंट्रोल, maintain comprehensive document and coordinate care within multidisciplinary team। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर भी ध्यान देना है। और कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल स्टाफ है, क्लिनिक में भी अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे हॉस्पिटल स्टाफ्स होते हैं जो हमारे साथ वर्क करते हैं नर्सेज के साथ, जैसे कि डॉक्टर्स तो होते ही हैं, टेक्नीशियन हैं और डाइटिशियन हैं, ये सारी चीज़ें। तो उनको एक कोऑर्डिनेटिव केयर भी और मल्टी डिसिप्लिनरी की एज अ टीम हमें पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है, जिससे कि पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव हो। इसी में नेक्स्ट सब टॉपिक है वुमेन सेंटर केयर, फिजियोलॉजिक बर्थिंग एंड डीमेडिकलाइजेशन ऑफ बर्थ। वुमेन सेंटर केयर क्या आता है, एक होलिस्टिक अप्रोच है, रिस्पेक्टफुल अप्रोच है दैट प्लेस द वुमेन इंडिविजुअल नीड, प्रेफरेंस एंड एक्सपीरियंस एट द कोर ऑफ मैटरनिटी सर्विसेज। वुमेन सेंटर केयर है तो आप नेम से ही समझ जाओ कि वुमेन को ही क्या देने है, इंपॉर्टेंस देनी है, उसकी नीड, उसकी प्रेफरेंस क्या है, वो सारी चीजें हमें मैटरनिटी सर्विसेज में प्रोवाइड करनी है। Next, it emphasizes informed choice, emotional support, cultural sensitivity, and shared decision making throughout pregnancy, childbirth, and postnatal period। और मोस्टली इसमें इन्फॉर्म्ड मीन्स कि वुमेन को पहले ही हमें अगर कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो उसका इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब रिटन कंसेंट हमें लेना पड़ेगा कि हम ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं या फिर हम ये डिसीजन लेने जा रहे हैं। तो वुमेन का डिसीजन उसको बताना भी है, क्वेश्चन करना है, और उसका जो डिसीजन है वो मानना भी है कि हाँ रिस्पेक्ट करनी है उसके डिसीजन की। कि अगर वुमेन अपने पे अपने लिए कह रही है कि मुझे ये करना है, मैं इसमें प्रिफर हूँ, तो हमें उसका भी सुनना है। नेक्स्ट है कल्चर सेंसिटिविटी को भी, इमोशनल सपोर्ट तो प्रोवाइड करना ही करना है बाय द फैमिली और नर्सेज को भी, और कल्चरल सेंसिटिविटी का भी ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कल्चरल बिलीव्स होते हैं तो वो भी हमें देखने पड़ेंगे। एंड नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और पोस्टनेटल पीरियड में भी।
नेक्स्ट ये मॉडल जो है वो इम्पावर करता है वुमेन को कि एक्टिव रोल उसका भी अपने केयर के लिए होगा एंड प्रमोट ट्रस्ट एंड सेटिस्फैक्शन इन द बर्थिंग प्रोसेस। अगर हम वुमेन की सुन रहे हैं कि हाँ, अगर वो कह रही है कि मुझे ऐसे केयर प्रोवाइड करना है और मेरे को ये केयर आप दे सकते हैं, तो हमें भी उसको जैसे वुमेन कह रही है उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी करनी है, और जिससे कि वुमेन को क्या होगा, ट्रस्ट भी होगा, सेटिस्फेक्शन भी होगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमें हमेशा क्वालिटी केयर देनी है और इन्फेक्शन कंट्रोल रखना है कि इन्फेक्शन ना हो वुमेन को, कोई भी क्रॉस इन्फेक्शन। एंड नेक्स्ट है फिजियोलॉजिक बर्थिंग रेफरेंस टू नेचुरल प्रोसेस ऑफ लेबर एंड डिलीवरी without unnecessary medical intervention. It supports the body initiate ability to give birth, often involving minimal technological interference, continuous support, freedom of movement, and non-supine birthing position. अब फिजियोलॉजिकल बर्थिंग प्रोसेस जो होती है एक नेचुरल प्रोसेस हो रही है, इसमें कोई मेडिकल इंटरवेंशन अननेसेसरी नहीं किए जाते हैं, और जनरली इसमें क्या होता है कि मिनिमल टेक्निकल प्रेफरेंस भी कम होता है इसमें, और कंटिन्यू हम सपोर्ट ही करते हैं, और जो वुमेन है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कराते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि वुमेन को सुपाइन पोजीशन ही देनी है। अगर वुमेन चाहती है कि नॉन सुपाइन पोजीशन उसके लिए सही है या उस पर वो कंफर्टेबल है, तो हम उसको अदर पोजीशन भी दे सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर और डिलीवरी। इसमें है जैसे कि अल्टरनेटिव्स आते हैं इसके, जैसे कि स्टैंडिंग, वॉकिंग, स्क्वेटिंग और नीलिंग। नेक्स्ट Next is demedicalization of birth challenges the overuse interventions such as routine induction, cesarean section, and continuous electric monitoring in low risk pregnancies. तो हमें जितना भी ये एक्सेसिव एक्सपेंसेस है उनको कम करना है, और जैसे कि रूटीन इंडक्शन हो रहा है या सिजेरियन सेक्शन है उसको भी कम करना है, और जो भी ऐसे लो रिस्क प्रेगनेंसी है, आजकल देखा होगा कि हर कोई किसी की भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराते, मोस्टली सबकी सिजेरियन करा देते हैं, इवन अगर वुमेन में लो रिस्क भी है उसकी प्रेगनेंसी में भी तब भी। देन और कंटिन्यू इलेक्ट्रिक मॉनिटरिंग, ये सारे जो अगर जिनमें यूज है तो ठीक है, लेकिन अगर अननेसेसरी कर रहे हैं तो वो भी एक चैलेंज है कि उसको भी हमें कम करना पड़ेगा। Next, it advocates for a shift toward care that is evidence-based, respectful, and appropriate to each woman's circumstances. Now, अभी क्या केयर हो गया है, पहले सिर्फ हम केयर पे फोकस कर रहे थे, अभी हमें फर्स्ट तो एविडेंस बेस्ड केयर पे फोकस करना है, और ऐसी केयर देनी है जिससे कि वुमेन की डिग्निटी, रिस्पेक्ट भी रहे, एंड अप्रोप्रिएट सर्क्यूमटेंसेस को भी देखना है कि वोमेन को भी अंडरस्टैंड करना है कि उसकी सिचुएशन क्या है, और उसी से रिलेटेड फिर हमें केयर भी देनी है। टुगेदर दीज अप्रोचेस प्रमोट सेफर मदर, empowering birth experience, and align with global goals for respectful maternity care and positive health outcome. इन सब अप्रोचेज को मिला के एक सेफ मदरहुड, एम्पावरिंग बर्थ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और एक रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल केयर। इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव बर्थ आउटकम भी आएगा, और वुमेन जो डिप्रेस्ड या पोस्टमार्टम डिप्रेशन मेनली हो जाते हैं तो वो भी कम रहेंगे रिड्यूस, क्योंकि सपोर्टिव थेरेपी दे रही है वुमेन को। Next, supporting women in physiologic birth contributes to healthier families and more resilient health system.
तो इससे अडेप्ट हो सकती है वुमेन को अच्छी हेल्दी लाइफ, और जो भी उसके एक्सपीरियंस है बर्थिंग प्रोसेस में वो भी पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट, बर्थ सेंटर्ड वाटर बर्थ एंड लोटस बर्थ। इसको अच्छे से देखिए क्योंकि ये बहुत न्यू टॉपिक है, तो आपको ये इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए कि हाँ बर्थ सेंटर क्या होते हैं, बर्थ प्रोसेस क्या होती है, एंड लोटस बर्थ क्या है। तो बर्थ सेंटर आर होम like facilities designed to support low risk pregnancy and promote natural physiologic birth। इसका मेन ये रीजन है कि बर्थ सेंटर में ऐसी प्रोवाइड फैसिलिटीज करते हैं जो कि उसको वुमेन को ऐसा लगे कि हाँ होम लाइक फैसिलिटीज हैं, और उसे ये ना लगे कि हाँ वो हॉस्पिटल में आ गई है या क्लिनिक में आ गई है, तो वो एनजाइटी बढ़ जाती है कि अब क्या होगा, कौन से प्रोसीजर होंगे ऐसे। तो इसमें क्या है, बर्थ सेंटर में ज़्यादातर प्रमोट करना है कि नेचुरल और फिजियोलॉजिक बर्थ हो। Next, staffed by midwives and sometimes supported by obstetrician, birth center focus on woman-centered care, minimize unnecessary intervention and encourage active participation in birthing process। इसमें जो स्टाफ है, मिडवाइफ्स हैं, इवन ऑब्स्टेट्रिशियन है, उसमें क्या करना है, वुमेन को सेंटर केयर तो प्रोवाइड करनी है, और अननेसेसरी जितने भी इंटरवेंशन होते हैं, जो हम खाली भी टेस्ट कर लेते हैं, ऐसे लगते हैं ना कभी कभी कि अरे ये टेस्ट बता दिया, ये टेस्ट बता दिया, ये तो जरूरी भी नहीं था। तो ऐसे अननेसेसरी इंटरवेंशन को भी मिनिमाइज करना है, एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है वुमेन का भी, स्टाफ का भी, डॉक्टर्स का भी। Then they offer a middle ground between home and hospital birth, emphasizing comfort, autonomy, and respectful care while still ensuring access to emergency services if needed. इसमें grounded लाइक होम लाइक हॉस्पिटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड होते हैं, जिससे कि पेशेंट कंफर्ट भी होगा और इवन ऑटोनॉमी रहेगी कि सेल्फ डिसीजन भी ले सकते हैं वो, एंड रिस्पेक्टफुल केयर जो मिलेगी वोमेन को, उनको ट्रस्ट हमें मेंटेन करना है स्टाफ को, एंड देन इमरजेंसी सर्विसेज अगर नीडेड है तो उसको भी प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट, वाटर बर्थ। वाटर बर्थ क्या होगा, ये एक लेबरिंग प्रोसेस है और डिलीवरिंग प्रोसेस है जहाँ पे कि टब ऑफ वार्म वाटर रहता है, एंड देन the buoyancy and warmth help relax muscles, reduce pain perception, and promote a calm, gentle birthing environment। इसमें क्या होगा, एक टब है और उसमें वार्म वाटर रखना है, मतलब ऐसे फ्लोटिंग जैसा वाटर, और इसमें जो वार्मथ होगा वो क्या करेगी, मसल्स को रिलैक्स प्रोवाइड करेगी, और पेन परसेप्शन जो वुमेन को पेन फील हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा, एंड कामनेस प्रोवाइड करेंगे बर्थिंग टाइम में, एक जेंटल इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, वाटर बर्थ कैन डिक्रीज द नीड फॉर पेन रिलीफ, shorten labor, and improve maternal satisfaction. It is generally safe for low risk pregnancy when conducted under skilled supervision with proper infection control measures। वाटर बर्थ तो एक इम्पोर्टेंट है कि इससे जैसे ही वाटर बर्थ आता है आपको पता है कि हाँ एक टब ऑफ वार्म वाटर है, बट ये इसकी नीड क्या है कि एक तो पेन रिलीफ कर रहा है, और जो लेबर है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी कम कर रहा है, और मैटरनल सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है, क्योंकि पेन कम हो रहा है तो वुमेन भी हाँ इतना जो पेन से क्या होता है वुमेन को भी क्या होगा, एक इरिटेशन रहती है तो वो भी थोड़ा कम होगी।
एंड देन इट इज जनरली सेफ फॉर लो रिस्क प्रेगनेंसी के लिए भी सेफ है, और एक स्किल्ड सुपरवाइजर होना बहुत जरूरी है, एंड प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट भी जरूरी है इस टाइम पे, बर्थिंग के टाइम पे। नेक्स्ट, लोटस बर्थ। अब ये क्या प्रैक्टिस है? इट इज अ लीव the umbilical cord uncut after birth, allowing it to detach naturally from the baby over several days. इसमें लोटस बर्थ मतलब एक ऐसी प्रैक्टिस जहाँ पे का अम्बिलिकल कॉर्ड को हम अनकट ही रहने देंगे बाद में भी बर्थ के कुछ दिन तक, और जब तक कि वो नेचुरली डिटैच नहीं हो जाती। नेक्स्ट, advocate believes it support a gentle transition for the newborn and may have spiritual और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस। इसका कुछ बिलीव्स होते हैं कभी कभी, तो एक बिलीव है कि एक तो स्पिरिचुअल और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है ये। नेक्स्ट, हाउएवर इट is controversial in the medical setting due to infection risk and lack of scientific evidence. It requires strict hygiene and informed decision making. But अगर हम मेडिकल सेटिंग में की बात करें तो हॉस्पिटल के लिए ये अलाउ नहीं करेंगे, मतलब क्योंकि इसमें क्या, एक तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है और इसमें एक स्ट्रिक्ट हाइजीनिक फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करनी है, और इसमें एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग भी होना चाहिए जिससे कि मदर का हम कंसेंट लें। और ज़्यादातर ये कंट्रोवर्सियली है क्योंकि ज़्यादातर जितने भी मेडिकल फील्ड से हैं वो ये मानते कि इससे क्या होगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होगा ड्यू टू लोटस बर्थ। Next, essential competencies for midwifery practice, ICM. Essential competencies that define the knowledge, skill and behavior required for safe and effective midwifery practice. These competencies grouped into four main categories. एक तो general competency, pre-pregnancy and antenatal care, care during labor birth, ongoing care of woman and newborn. कुछ कॉम्पिटेंसीज आते हैं जिसमें कि नॉलेज, स्किल्स हो, और मेन इंपॉर्टेंट है बिहेवियर ऑफ स्टाफ। वो बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए मिडवाइफरी प्रैक्टिस में, जिससे कि उनको सेफ और ट्रस्टेड फील हो। अब इसी के अंदर 4 कैटेगरीज आई हैं इन कॉम्पिटेंसी के। अगर एक तो जनरल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, जनरल कॉम्पिटेंसी क्या है हम आगे पढ़ेंगे। देन प्री प्रेगनेंसी और एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है, एंड ड्यूरिंग द लेबर केयर क्या प्रोवाइड हो रही है, और ऑन गोइंग क्या है न्यूबॉर्न और वुमेन के लिए। सो ड्यूरिंग बर्थ, labor, midwife support physiological childbirth, assess labor progress, manage complication and ensure safe delivery and immediate newborn care. तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर बर्थिंग में मिडवाइफ को सपोर्ट तो प्रोवाइड करना ही है फिजियोलॉजिकल चाइल्ड बर्थ के लिए, और प्रोग्रेस करनी है लेबर की स्टेज बढ़ रही है आगे कि नहीं, लेबर स्मूथली चल रहा है कि नहीं, और जो अगर कॉम्प्लिकेशन है तो उसको मैनेज इमीडिएटली करना है, और सेफ डिलीवरी के लिए और न्यूबॉर्न इमीडिएट केयर के लिए भी चेक करना है, रेडी रहना है। Then postnatally, midwives offer continuous support for maternal and newborn health including breastfeeding, family planning and emotional well-being. तो पोस्टनैलिटी जो मिडवाइफ होती है उसको एक कंटिन्यू सपोर्ट भी करना है, ऐसे नहीं कि बर्थ हो गया फिर सपोर्ट ही नहीं करना है। तो आफ्टर पोस्टनेटल पीरियड के टाइम पे भी सपोर्ट, कंटिन्यू सपोर्ट रहना है, इवन मदर का भी और बच्चे का भी हेल्थ देखना है, और उसमें ब्रेस्ट फीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली प्लानिंग उसको एडवाइस करना है, एंड इमोशनल वेलबींग, इमोशनली भी उसको सपोर्ट करना है, और उसकी फैमिली मेंबर्स है तो उनको भी बोलना है कि हाँ आप जो प्रेग्नेंट जो वुमेन है जिसकी डिलीवरी हो गई है उसके साथ टाइम स्पेंड करिए। नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो ट्रेन टू रिकॉग्नाइज व्हेन रिफरल टू हायर लेवल के इज नेसेसरी। जब भी अगर रिफरल सिस्टम है तो उनको ट्रेन करना है मिडवाइफ्स को कि हाँ वो रिफरल सिस्टम इमीडिएटली कर लें। These competencies are designed to ensure midwives worldwide can deliver high-quality women-centered care across the reproductive continuum. They also serve as a foundation for midwifery education, regulation, and professional development. एक तो फर्स्ट क्या है मिडवाइफरी का रोल, हाई क्वालिटी केयर, वुमेन सेंटर केयर होनी चाहिए, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे फोकस करना है। और क्या है कि जो फाउंडेशन है मिडवाइफरी का वो क्या है, एक तो मिडवाइफरी एजुकेशन, एजुकेशन नॉलेज होगा, स्किल्स होंगे तो वो अच्छे से क्वालिटी बेस्ड केयर दे सकती हैं, और रेगुलरली प्रॉपर उनको
ट्रेनिंग देनी है, तो ट्रेनिंग होगी तो स्किलफुल रहेंगे एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल राइट्स ऑफ चाइल्ड बेयरिंग वुमेन। तो आप सभी को पता है यूनिवर्सल राइट्स ऑफ चाइल्ड क्या होते हैं? अगर नहीं पता है तो आप कमेंट में लिखिए और मैं आपको बताऊंगी क्या क्या यूनिवर्सल राइट है एक चाइल्ड की। अभी इसमें पढ़ लेते हैं थोड़ा। चाइल्ड बेयरिंग वुमेन आर इंटाइटल्ड टू फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स दैट इंश्योर सेफ, रिस्पेक्टफुल एंड डिग्निफाइड केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड postpartum period. This universal right include access to quality health care, including emergency obstetric services without discrimination based on race, age, income and nationality. चाइल्ड बर्थ एक ह्यूमन फंडामेंटल राइट है कि वो सेफ रहे, रिस्पेक्टफुल रहे, उस वुमेन की डिग्निटी मेंटेन रखनी है थ्रू आउट द जर्नी। थ्रू आउट द जर्नी मीन्स एंटीनेटल पीरियड, इंट्रा एंड पोस्टपार्टम पीरियड। और कुछ यूनिवर्सल राइट्स हैं जैसे कि हाई क्वालिटी केयर प्रोवाइड करनी है, इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक सारी सर्विसेज प्रोवाइड रहनी है, अगर वुमेन को नीड है तो प्रोवाइड करानी है, रिप्रोडक्टिव सर्विसेज करानी है, और डिस्क्रिमिनेशन के बिना मीन्स कि हम रेसेस के बीच नहीं कर सकते कि हाँ ये वहाँ का है वहाँ का है, तो ऐसे नहीं करना है, और सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है। और ऐसे भी नहीं करना कि हाँ इसकी एज इतनी है तो इस पर हम प्रेफर करें, या इनकम इतनी है, या नेशनैलिटी इसकी दूसरी है, तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करनी है, बस हमें क्वालिटी ऑफ केयर पे फोकस करना है। The right to accompanied by a birth practitioner to receive clear health information and to assess maternal मेंटल हेल्थ सपोर्ट आर ऑल्सो इसेंशियल। अभी जो मेन सिनेरियो है कि मेंटल हेल्थ को भी हमें चेक करना है, हेल्थ वर्कर्स को, कि उनको जो हेल्थ उनका मेंटल हेल्थ स्टेटस है वो भी क्या रहे, प्रॉपर रहे। नेक्स्ट, वुमेन हैव राइट टू बॉडली ऑटोनॉमी एंड शुड नॉट बी डिटेन और डिनाइड केयर ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे। वुमेन सेल्फ डिसीजन ले सकती है और डिनाई भी केयर कर सकती है, और उनको अपने राइट लेने के क्या होने चाहिए, एक फुली फ्रीडम होनी चाहिए कि वुमेन अपने राइट्स खुद ले सकती है। नेक्स्ट, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स SRH, ये रिफर करता है इन्फॉर्म डिसीजन रिगार्डिंग सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव लाइफ फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। Coercion and violence. These rights are fundamental to health, dignity, equality, and personal autonomy. SRH sexual and reproductive health rights include access to comprehensive sexuality education, contraception, safe pregnancy and childbirth services, prevention and treatment of sexually transmitted disease including HIV, and safe abortion care where legal. तो इसमें राइट्स ऑफ हमें सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव जो डिसीजंस हैं इंडिविजुअल के, उसमें भी इन्फॉर्म डिसीजन लेना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, कोई वायलेंस नहीं करना है, क्योंकि जो ये राइट्स हैं वो भी एक फंडामेंटल राइट है हेल्थ के, और डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है इंडिविजुअल पर्सन की, और इक्वालिटी और पर्सनल ऑटोनॉमी की उन्हें फ्रीडम देनी है। और इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट आता है सेक्सुअल एजुकेशन।
जिनको हमें प्रोवाइड करनी है। और देन कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, वो भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। और सेफ प्रेगनेंसी कैसे हैं, और चाइल्ड बर्थिंग सर्विसेज क्या क्या रहती हैं, तो हम ये प्रेग्नेंट वुमेन को या जो वुमेन है उनको भी ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट, STI कैसे होता है, ट्रीटमेंट क्या है, ये भी हम बता सकते हैं। और कैसे कैसे लीगल जो सेफ अबॉर्शन है उनकी केयर कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास ये राइट है, व्हेन हाउ मैनी चिल्ड्रंस टू हैव, असेस द हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन नीडेड टू सपोर्ट द चॉइसेस। तो सपोज कोई है जो कहते हैं कि हमें 2 ही बच्चे चाहिए, हमें कॉन्ट्रासेप्टिव आयु, सपोज इंट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कॉपर टी यूज करनी है, तो हम बर्थ के बाद ये एडवाइस कर सकते हैं वुमेन को, अगर वो खुद कह रही है तो। नेक्स्ट है, और भी बहुत सारी ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे सर्जिकल प्रोसीजर है, वेसेक्टमी है, ट्यूबेक्टमी है। अगर उनको प्रिफर है कि वुमेन खुद कह रही है या जो उनकी फैमिली है वो कह रहे हैं, तो ये सब जो उनके चॉइस है उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट, प्रमोटिंग SRHS इन्वॉल्व इंश्योरिंग जेंडर इक्वालिटी, एड्रेसिंग बैरियर्स सच एज पॉवर्टी एंड स्टिग्मा एंड प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल populations. Government and healthcare system play a key role in creating policies and services that uphold these rights. इसमें गवर्नमेंट और हेल्थ केयर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आते हैं जो फ्री अवेलेबल हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि पर्सनस के बेनिफिट के लिए ही है। नेक्स्ट, रिस्पेक्टिंग एंड फुलफिलिंग SRHR is essential to achieving broader public health, human rights and develop goal globally. अगर ह्यूमन राइट्स होंगे, प्रॉपर हेल्थ केयर होगी, तो हम जो गोल्स है हेल्थ केयर का कि सबको हेल्थ मिले, सबकी हेल्थ सही रहे, और जितने भी केयर है वो क्वालिटी बेस्ड रहे, तो वो डेवलपमेंट हो सकता है ग्लोबली। नेक्स्ट, वुमेन एक्सपेक्टेशन एंड चॉइस अबाउट केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वुमेन की चॉइसेस क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है अबाउट द केयर। सो प्रोवाइड रिस्पेक्ट, compassionate and culturally sensitive care that support their dignity, autonomy and individual need. ये सारी चीजें देखने की, रिस्पेक्ट तो देखना ही है, एंड कल्चरल सेंसिटिविटी केयर हमें प्रोवाइड करनी है, डिग्निटी हमेशा मेंटेन करने रह सकती है, और एक सेल्फ डिसीजन और जो इंडिविजुअल नीड है अकॉर्डिंग टू दैट केयर करा सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट आते हैं कि वुमेन पार्टिसिपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वुमेन वांट टू बी एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन अबाउट देयर प्रेगनेंसी, बर्थ, पोस्टमार्टम केयर, इंक्लूडिंग चूजिंग देयर प्रेफरेंस प्लेस फॉर बर्थ एंड केयर प्रोवाइडर। तो वुमेन को अगर सपोज लगाना है कि इस हॉस्पिटल में डिलीवरी करनी है या फिर इस क्लिनिक में डिलीवरी करनी है, तो वो उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट, इन्फॉर्म कंसेंट जो होना चाहिए वो हाँ मस्ट भी क्लियर होना चाहिए वुमेन को, और उनको कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, स्टाफ के साथ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी है, और जितने भी सपोर्टिव चॉइसेस हैं वुमेन्स को वो प्रोवाइड करना है, एंड प्रेफरेंस दिखाना है रिगार्डिंग पेन रिलीफ, बर्थिंग पोजिशन, कंपेनियनशिप ड्यूरिंग लेबर एंड इंटरवेंशन। तो ये सारी चीज़ें भी वैसे भी करते हैं स्टाफ, हेल्थ केयर वर्कर्स, जो कि वुमेन के प्रेफरेंस को देख के ही सारे डिसीजन लेते हैं। एंड नेक्स्ट, वुमेन ऑल्सो एक्सपेक्ट कंटिन्यू केयर, इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड एंड प्राइवेसी। प्राइवेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें कभी भी प्राइवेसी किसी की क्या करनी है, ऐसे नहीं कि हम बता रहे हैं सबको, एक कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए सब चीज़, और जो जितने भी केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए भी हम सबसे पहले प्राइवेसी ही हमें मेंटेन करनी है, और सेकेंड आते कॉन्फिडेंशियलिटी भी हमें मेंटेन करनी है वुमेन की। देन रिस्पेक्टिंग वुमेन चॉइस टू लीड ग्रेटर सेटिस्फेक्शन ड्यू टू एंजाइटी एंड बेटर हेल्थ आउटकम फॉर बोथ मदर एंड बेबी। तो अगर जो वुमेन है अगर थोड़ी उसमें लगता है कि एंजाइटी हो रही है, तो हमें उसके एंजाइटी को रिड्यूस करना है, जो भी उसके क्वेश्चन है उनको आंसर देना है अच्छे से, एंड उनके जो बेटर आउटकम्स हैं कि कैसे वुमेन और बच्चे का हेल्थ अच्छा हो, ये सारे आउटकम्स फॉलो करने हैं। देन मिडवाइफरी एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन बिल्डिंग ट्रस्ट, offering evidence-based guidance and supporting the woman's right to make decision on body and care. हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हमेशा एक रोल बिल्ड करना है जिससे कि वुमेन को ट्रस्ट हो,
वुमेन किसकी बात हो रही है यहाँ पे, जो एंटीनेटल वुमेन है, इंटरनेटल वुमेन है, पोस्टनेटल वुमेन है, उन सब, ठीक है। एंड सपोर्टिंग केयर प्रोवाइड करनी। नेक्स्ट ये लीगल प्रोविजन एंड मिडवाइफरी प्रैक्टिस इन इंडिया, ये नेक्स्ट टॉपिक है और इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कीजिए, और अपने नोट्स भी आप बना सकते हैं इसमें से। थैंक यू सो मच।